हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिबेंचर्स करने वाले हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले जो 3 चैप्टर्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। धीरे धीरे करके हम आगे के चैप्टर्स की ओर बढ़ रहे हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं ली है। अगर प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं होती, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं होती है, फिर भी हम वन शॉट लेकर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फिर आप बताना मेरे को कमेंट में कि चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, या आपके दिमाग के ऊपर से जा रही हैं। जितनी भी जर्नल एंट्रीज होगी सारी इसी वीडियो में खत्म करेंगे। पूरा वन शॉट इस चैप्टर को उड़ा देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी रखेंगे, 2-4 क्वेश्चंस भी रखेंगे। लास्ट में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वन शॉट ही रखेंगे पूरे इस लेक्चर को, ज़्यादा इसके पार्ट डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले डिबेंचर्स को जान लेते हैं कि डिबेंचर्स होते क्या है, तब हम इशू ऑफ डिबेंचर्स को जानेंगे। देखो, डिबेंचर एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है। मैं आपको पहले आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ये कंपनी है ABC लिमिटेड। ठीक है, ABC लिमिटेड कंपनी है। इक्विटी शेयर्स तो क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं या शेयर कह सकते हैं। वो ऐसा होता है कि हम इशू करते हैं और लोग खरीदते हैं, तो लोग हमारी कंपनी के मालिक बन जाते हैं। लोग हमारी कंपनी के क्या बन जाते हैं? ऑनर बन जाते हैं। यानी वो हमारी कंपनी में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वोटिंग राइट्स होते हैं उनके पास। कई तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी उनके पास चली जाती है। ठीक है, मान लो आपके घर वालों ने कोई शेयर्स इशू किए हैं और मैंने वो शेयर खरीद लिए, तो इसका मतलब मैं आपकी फैमिली का मेंबर बन चुका हूँ। ठीक है, मेंबर बन गया हूँ। तो उसी तरीके से जो डिबेंचर होता है ना, डिबेंचर में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है और जो लोग उसे खरीद रहे हैं, यानी जो लोग डिबेंचर होल्डर है, वो एक लेनदार की तरह, मतलब उन्होंने हमें जैसे उधार दे रखा है, बस पैसों से मतलब है उनको, बाकी आपकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक है, ये मान लो पर्सन ए है, ये डिबेंचर होल्डर है ABC लिमिटेड का। तो इसने क्या किया? 1 लाख रुपए इसको दे दिया है डिबेंचर खरीद के। मतलब ABC लिमिटेड के 1 लाख रुपए के डिबेंचर खरीद लिए और 1 लाख रुपए दे दिया। अब ये ABC लिमिटेड क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये चीज़ जो पर्सन ए है ये उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने डिबेंचर ले रखा है, एक तरीके से कंपनी को उधार दे रखा है। उसे टाइम टाइम पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, कंपनी का ये मतलब ऑब्लिगेशन है कि वो टाइम टाइम पे इंटरेस्ट पे करे उसे। ठीक है, और एक फिर उसके बाद मैच्योरिटी टाइम खत्म होने के बाद, एक टाइम के बाद वो जो डिबेंचर है उसे रिडीम कर ले, मतलब वापस ले ले। समझ में आया डिबेंचर होते क्या है? फिर से एक बार समझा रहा हूँ। मान लो एक कंपनी है, वो डिबेंचर जब इशू करती है तो लोग उसे खरीदते हैं और लोग क्या देते हैं उसके बदले में? उसे पैसा देते हैं। तो उसके बदले में लोगों को इंटरेस्ट मिलता रहता है, और जब डिबेंचर का पूरा टाइम खत्म हो जाता है वो रिडीम कर लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आसान भाषा मैंने आपको बताया वो समझ में आ रहा होगा। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द डिबेंचर इज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट दैट एक्नॉलेजेस अ डेट। मतलब यहाँ पे उधार की तरह। शेयर उधार नहीं होता। शेयर का मतलब यह है आप अपने मालिकाना हक को बेच रहे हो। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि आपकी फैमिली का मेंबर बनने के लिए मुझे शेयर खरीदना पड़ेगा, लेकिन आपकी कंपनी का लेनदार बनने के लिए, मतलब जैसे मैं आपको आपकी कंपनी को उधार, मतलब आपकी फैमिली को उधार दिया हूँ, ये बनने के लिए मुझे डिबेंचर खरीदना पड़ेगा। फिर आपकी फैमिली में क्या चल रहा है उससे मुझे मतलब नहीं होगा। बेयरिंग द कंपनी सील। ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए कंपनी टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स। ये जो डिबेंचर होते हैं वो लॉन्ग टर्म फंड होते हैं। ठीक है, इट इज सिमिलर टू अ लोन दैट कंपनी टेक्स फ्रॉम द पब्लिक विद अ प्रॉमिस टू रीपे द प्रिंसिपल आफ्टर द फिक्स्ड पीरियड टू पे इंटरेस्ट एट। अब देखो होता क्या है कि इसमें क्या होता है, ये एक तरीके के लोन है, पूरी तरीके से ये लोन की तरह ही होता है, सिमिलर होता है हमारे लोन से। ठीक है, बस ये पब्लिक से लिया जाता है। लोन क्या होता है? बैंक से लिया जाएगा या किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से लिया जाएगा, लेकिन ये पब्लिक से लिया जाएगा लोन। और प्रॉमिस होता है इसमें कि खत्म होने के बाद, मतलब एक पीरियड खत्म होने के बाद आपको प्रिंसिपल जितना मुद्दल है उतना तो मिल ही जाएगा, साथ में फिक्स्ड रेट का एक इंटरेस्ट मिलेगा टाइम टू टाइम। रेगुलरली का मतलब होता है मतलब वो साल भर में हो सकता है, महीने के ऊपर, वो कंपनी के ऊपर। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन आप बाद में पढ़ लेना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि एक्चुअली में डिबेंचर होते क्या है। डेफिनेशन आप पढ़ लेना, ऊपर के डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आगे फीचर्स पढ़ते हैं डिबेंचर्स के। फीचर्स पढ़ते हैं थोड़े डिबेंचर्स के, थोड़ा और हमें डिटेल में जानने के लिए फीचर्स पढ़ना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, इट इज एविडेंस ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी। ये एक एविडेंस की तरह काम करता है कि कंपनी ने लोन ले रखा है। ठीक है, मतलब कंपनी ने पब्लिक से लोन ले रखा है। जैसे अगर बैंक से लेने जाओगे आप लोन, तो वहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी टाइप कुछ लगता है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होता है जिससे पता चलता है हाँ इस बंदे ने। तो डिबेंचर जो है कंपनी के लिए वैसे ही काम करता है।
फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, डिवेंचर होल्डर रिसीव अ फिक्स्ड इंटरेस्ट पीरियडिकली, ठीक है, एक पीरियड टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड उसे एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है, ब्याज मिलता रहता है। मैच्योरिटी डेट डिबेंचर्स आर रीपेएबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, मतलब 5 साल जब भी उसकी मैच्योरिटी रहती है, जब तक उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है वो पीरियड, तो वो वापस कर लिया जाता है, रिडीम कर लिया जाता है। रिपेएबल का यहाँ पे जो मतलब है वो रिडीम ही है। नो ऑनरशिप राइट, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि मालिकाना हक आपका नहीं कही जाता, ठीक है। आपकी फिर से एक एग्जांपल सोच लो, समझ लो, आपकी फैमिली के मालिक अगर आपके पापा ही हैं, ठीक है, तो आपका डिबेंचर होल्डर आपकी कंपनी, आपके फैमिली में आके मालिक नहीं बन सकता, हाँ शेयर होल्डर बन सकता है। प्रायोरिटी ओवर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से ज़्यादा इसे प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, शेयर होल्डर से ज़्यादा इसे प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, डिबेंचर होल्डर आर पेड बिफोर शेयर होल्डर ड्यूरिंग लिक्विडेशन, तो जब लिक्विडेशन होता है या फिर पेमेंट करनी होती है, मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट शेयर करनी होती है, पेमेंट करनी होती है, तो क्या होता है, पहले इंटरेस्ट पे किया जाता है इन्हें, ठीक है, पहले डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है, फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स को उनके डिविडेंड प्रोवाइड किए जाते हैं। सिक्योरिटी, ये ज़्यादा सिक्योर मतलब में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, डिवेंचर्स कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, शेयर मार्केट जो होते हैं, वहाँ पे ये लिस्ट हो सकते हैं और इनसे ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 7 तरीके के और भी होते हैं फीचर्स, ठीक है, और भी होते हैं फीचर्स, ये 7 तरीके के फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। अगर क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट लिखना है, उसके अंदर आपको 2 पॉइंट बना बना के लिख देने हैं। एक पॉइंट में तो डेफिनेशन लिख दो कि आप कहना क्या चाहते हो, जैसे एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट लिख दिया, तो एक पॉइंट में ये लिख दो, ठीक है, एक पॉइंट में ये लिख दो, और एक पॉइंट में एग्जाम्पल लिख दो अगर आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा है तो, ठीक है। सोचो इसी तरीके से आपने 10 पॉइंट बना दिए, 10 पॉइंट बना दिए, तो आंसर कितना लंबा जाएगा, कितना लंबा जाएगा, तो आंसर जब लंबा जाएगा तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिलने के भी फुल चांसेस होंगे। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेन बात पे कि जो अभी इतनी देर से हम रामायण पढ़ रहे थे, शेयर डिबेंचर, तो दोनों में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नेचर कैसा होता है शेयर का और डिबेंचर का। शेयर इज अ पार्ट ऑफ ऑन्ड कैपिटल, ठीक है, यानी जो कैपिटल कंपनी का खुद का होता है उसका एक पार्ट है, ठीक है, उसका एक पार्ट है। मतलब जैसे पिज़्ज़ा का जो शेयर है, मान लो 4 पीस है, तो उनमें से एक शेयर अगर हम बेच रहे हैं, तो ये शेयर हो गया, ठीक है। एंड शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज द ऑनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो ऑनर ही माना जाएंगे कंपनी के। डिवेंचर इज अ पार्ट ऑफ लोन बोरोड कैपिटल, वो बोरोड कैपिटल का पार्ट है, वो ऑन कैपिटल का पार्ट है। एंड डिवेंचर होल्डर आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, और ये क्रेडिटर्स माने जाते हैं कंपनी के। रिटर्न, और अगर आपको क्रेडिटर नहीं पता तो फिर आप गलत ही कॉमर्स लाइन में आगे हो। कॉमर्स लाइन की बात क्या है, ये तो फिर मतलब साइंस वालों को किसी को भी पता होता है क्रेडिटर होता क्या है। रिटर्न, शेयर होल्डर विल गेट अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट एट डिविडेंड विच डिपेंड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स होता है वो प्रॉफिट का एक पोर्शन लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे मत आ जाना प्रेफरेंस और मतलब ये लेकर वो लेकर, ठीक है। यहाँ पर शेयर को पूरा अच्छी तरीके से एक समझो, वो टाइप्स ऑफ शेयर हटा दो, यहाँ पे शेयर होल्डर जो होता है वो प्रॉफिट का एक पोर्शन लेता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जो प्रॉफिट होता है, उसका जो डिविडेंड होता है, वो किस पे डिपेंड होता है, प्रॉफिट पे डिपेंड होता है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो जय श्री राम। डिबेंचर होल्डर विल गेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एज एंड इट विल बी पेड टू देम इन ऑल सर्कमस्टांसेस। अब डिबेंचर होल्डर को बेटा चाहिए इंटरेस्ट, ठीक है, उसको मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट चाहिए, वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में उसको चाहिए और देना पड़ता है। स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न, जाहिर सी बात है, अगर मान लो शेयर होल्डर बन रहे हो तो आपका, अगर आप मालिक बन रहे हो तो लॉस भी झेलोगे, प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डिबेंचर बन रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं, आपको बस एक पेमेंट चाहिए, ठीक है, आपको बस एक पेमेंट चाहिए महीने का, तो फिर उसमें स्टेबिलिटी है ना रिटर्न की। तो रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स की फ्लक्चुएट होता रहता है, बिकॉज चेंज इन प्रॉफिट अर्न बाई कंपनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ऑलवेज फिक्स्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न का एग्जांपल, शेयर होल्डर ए है, ठीक है, इसे मान लो आए 10,000 रुपये, इस बार डिविडेंड जो इसे मिला है 10,000 रुपये मिला है इसे कंपनी की तरफ से। अब अगले महीने 8,000 आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या पता 2,000 आ जाए उसका महीने। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होगा उसे 1,000 जितना फिक्स्ड होगा। सिक्योरिटी किस में ज़्यादा है ये आप खुद ही सोच सकते हो। एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी मोर्टगेज्ड, मतलब खुद ही सोचो, ये देखो यहाँ पर अगर एसेट्स है, कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं
वो बेचते हैं, मतलब अगर शेयर होल्डर के पैसा हम नहीं दे पाए तो उस केस में क्या होगा, कंपनी के एसेट्स नहीं बिकेंगे, ठीक है, कंपनी के एसेट्स बेच के हम उन्हें पैसा नहीं देंगे। लेकिन डिबेंचर्स के केस में ऐसा करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी केस में जाता है, डिबेंचर में जाता है क्लेम। तो यहाँ पर कुल मिला के मेरे को पर्सनली लग रहा है और आपको भी लग रहा होगा कि डिबेंचर ज़्यादा फायदेमंद है, बट प्रॉफिट भी तो देखो। क्लेम, a shareholder has a claim over accumulated profit of the company and they can be rewarded with bonus shares, ठीक है। अब देखो होता क्या है, accumulated profit क्या होता है, या फिर accumulated profit का मतलब कई बार होता है प्रॉफिट जमा करके रखते हैं, ठीक है। ये सब हटाओ, सरप्लस समझ लो, सरप्लस समझ लो, ठीक है। ये भी हटाओ, बचा हुआ प्रॉफिट एक तरीके से समझ लो कि मान लो सबको देने के बाद ये कुछ बच जाता है लास्ट में, तो उस पर वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमें चाहिए, इससे चाहिए, ठीक है। और उनको बोनस शेयर भी मिलता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर को कुछ नहीं मिलता। भाई अपने काम से काम मत को पेमेंट लो। प्रपोजल इन एनुअल जर्नल मीटिंग, AGM, कहीं भी यहाँ पर देखना कॉमर्स में या बीकॉम में कभी भी AGM की जहाँ बात हो तो एनुअल जर्नल मीटिंग होता है उसका मतलब। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम शेयर्स को मतलब डिविडेंड पे करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो वहाँ पर हमें ये प्रपोजल जो है पास कराना पड़ता है शेयर होल्डर से। लेकिन ऐसा कुछ अप्रूवल नहीं चाहिए इन केस ऑफ IOD, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। उनको बिना ही पास कराए, बिना ही अप्रूवल लिए आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। इशू एट डिस्काउंट, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता और डिवेंचर हो जाता है, ठीक है, सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये कुछ डिफरेंस थे और उम्मीद करता हूँ आपको इजीली तरीके से समझ में आ गए होंगे डिफरेंस जो भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो अगर ये आता है, ठीक है, अगर ये आता है या फिर ऐसा बोला जाता है क्वेश्चन में कि डिफरेंस बिटवीन बताओ शेयर एंड डिवेंचर में इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न, ऐसा कुछ करके आता है, तो उसको बड़ा से बना के लिखना आपका काम है। इतने सारे एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल ही लिख के आ जाओ अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो। मैं बता रहा हूँ नहीं है तो, ये नहीं कि आपको पता है तब भी आप वो लिख कर आ जाओ और फिर बोलो कि ऐसा ऐसा बात है, ठीक है। तो नहीं है तो वही चाह रहा है आपके। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अब देखो यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखे, टाइप्स नहीं लिखे, यहाँ पर मैंने लिखा बेसिस, मतलब कौन कौन से बेसिस पर हम इसे डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, टेन्योर, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी और प्रायोरिटी, ठीक है। तीनों को देखेंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी के साथ। देखो सिक्योरिटी में हमारे पास दो पाए जाते हैं, ठीक है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ठीक है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। टेन्योर में हमारे पास रिडीमेबल और दूसरा आ जाता है इररिडीमेबल, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड, तो ये हो गया रजिस्टर्ड और बेयरर, ठीक है। कन्वर्टिबिलिटी, फुल्ली कन्वर्टिबल, पार्सली कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल, ठीक है, समझ में आया ये तीन तरीके के। और प्रायोरिटी के बेसिस पे फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर। देखो इनके नाम ही ऐसे ऐसे है ना। पहली बात तो अगर आप बेसिस का मतलब समझ गए तो इनके नाम ही ऐसे ऐसे हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब नहीं समझे, अनसिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब नहीं समझे, हाँ आपको बताना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आपको आंसर बना के लिखना है। सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने से नहीं होगा, आपको बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो समझते हैं पहले सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या है कि अगर कल को बिजनेस क्लोज हो रहा है, बिजनेस को किसी प्रकार का लॉस हो गया, बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो उस समय पे क्या होगा, एसेट्स बेचकर आपको डिबेंचर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, एसेट्स बेचकर आपको डिबेंचर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और अनसिक्योर्ड में ऐसा नहीं होता है, अनसिक्योर्ड वालों को कुछ नहीं मिलता है, तो अनसिक्योर्ड को नहीं मिलता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल वो जो आप शेयर्स आप मतलब जो डिबेंचर्स आप रिडीम कर सकते हैं, और इररिडीमेबल जो नहीं कर सकते, बात साफ है। अब पढ़ते हैं रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड वो जैसे कंपनी है, कंपनी के पास एक रजिस्टर है और ये है हमारा राहुल नाम का बंदा और ये है हमारा ऋतिक नाम का बंदा, ठीक है। ये हमारा राहुल और ऋतिक दोनों भाई हैं। अब ये क्या करते हैं, इसके पास है 1000 डिबेंचर्स, इस कंपनी के 1000 डिबेंचर्स हमारे राहुल के पास है और इसके रजिस्टर में, कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है नाम राहुल का, राहुल पांडे, ठीक है, राहुल पांडे का नाम लिखा हुआ है कंपनी के रजिस्टर में।
तो कंपनी जो भी इंटरेस्ट पे करेगी ना, कंपनी जो भी इंटरेस्ट पे करेगी या फिर कुछ भी ऐसा करेगी जो मतलब डिवेंचर से रिलेटेड होगा, तो वो किसको जाएगा? डायरेक्टली राहुल को जाएगा, मतलब जिसका नाम रजिस्टर पे मेंशन है, ठीक है, उसको जाएगा। इंटरेस्ट किसको पे किया जाएगा? जिसका नाम रजिस्टर में मेंशन है, रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर, ठीक है। वहीं अगर ऋतिक की बात करें तो ऋतिक का मतलब क्या है? सॉरी, ऋतिक का मतलब बेयरर का। रजिस्टर्ड का मतलब समझ में आ गया आपको कि कंपनी जो भी इशू करेगी वो रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर को करेगी, ठीक है। नो मैटर कि वो कुछ भी हो, नाम जिसका है उसको करेगी। बेयरर का मतलब क्या होता है? अब इसने क्या किया, राहुल पांडे ने इसको कहीं जाना था घूमने, अब ये जा रहा है वर्ल्ड टूर पे, इसको कोई मतलब नहीं है ट्रेड स्टॉक कुछ भी करो। अब उम्र हो गई है ऋतिक की, तो इसने क्या किया, 1000 शेयर्स 1000 डिबेंचर्स इसको दे दिए। तो अब कंपनी क्या करेगी? बियरर का समझ लो, बियरर डिबेंचर का मतलब, अगर बियरर डिबेंचर है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ऋतिक को डिबेंचर पे करेगी, यानी एक्चुअली में कौन होल्ड करके रख रहा है। समझे डिफरेंस? समझे? रजिस्टर्ड वो कि भाई मैं तो उसी को पे करूंगा जिसका नाम मतलब जिसका नाम मेरे रजिस्टर में है, जिसका नाम मेरे पास रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसी को पे करूंगा, वो नहीं है तो नहीं करूंगा, बात खत्म। बेयरर का मतलब है मेरे को नहीं मतलब है मेरे 1000 डिबेंचर्स किसके पास है, क्या है नहीं, मेरे 1000 डिबेंचर्स किसके पास है अभी करेंटली, मैं उसको पे करूंगा। तो ये हो गया हमारे बेयरर, ठीक है, बेयरर डिबेंचर। सीधी सीधी बात है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फुल्ली कन्वर्टेबल जो डिबेंचर्स इक्विटी शेयर में फुल्ली कन्वर्टेबल हो जाते हैं वो फुल्ली, पार्सली जिसका कुछ पार्ट ही शेयर्स में कन्वर्ट हो पाएगा और नॉन मतलब नहीं हो पाएगा, सीधी सीधी बात है। ये सारी चीज़ हो गए। अब फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर, यार अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर दिक्कत है। प्रायोरिटी की बात हो रही है और फर्स्ट सेकंड की बात है, मतलब फर्स्टली जिसे आप पे करोगे, सेकंडली जिसे आप पे करोगे, सीधी सीधी बात है। मतलब जिसको प्रायोरिटी पे रख के आप फर्स्ट में पे कर रहे हो इंटरेस्ट, तो फर्स्ट डिवेंचर, जिसको सेकंड में कर रहे हो सेकंड डिवेंचर, बात सीधी है। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और मेरा खुद का पर्सनल आपको एक एडवाइस है कि पेपर में एग्जाम में जाने से पहले, अगर आप जा रहे हैं या फिर अगर आपके एग्जाम अभी भी दूर है, तो एक बार बुक में देख के, कहीं से भी गूगल पे देख के, कहीं से भी इन सब के डेफिनेशंस लिख लें, पढ़ लें, कुछ भी, क्योंकि यार उस समय पे जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। कितना एग्जाम्पल लिख के आ जाओगे, आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे इनके डेफिनेशंस लिखने के लिए, इनके बारे में लिखने के लिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ एक बार रीडिंग करके जाना जरूरी है। आप एग्जाम कोई सा भी देने जा रहे हो, वीडियो देखने के बाद एक बार रीडिंग कर लो, अगर वहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है तो, ठीक है। मेरा पर्सनल है ये मानना, अगर आपका कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब भाई आता है हमारी मेन चीज़ें, हमारी आती है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज पे कि किस तरीके से हमारी जर्नल एंट्रीज, भाई और बहन कुछ बातें याद रखो जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप शेयर्स में एंट्री करके आए हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने शेयर्स की वीडियो नहीं देखी, डायरेक्ट जंप मारे हो डिबेंचर्स पे तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपको शेयर्स की जानकारी है तो फिर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे वहाँ पे शेयर्स था, वहाँ यहाँ डिबेंचर हो जाएगा और कोई चेंज नहीं है। दूसरा चेंज, वहाँ जहाँ पे शेयर कैपिटल था, यहाँ पे परसेंट डिबेंचर हो जाएगा, परसेंट डिबेंचर हो जाएगा। ये डैश किस लिए है? देखो डैश यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पर एक नंबर होगा, जैसे मान लो 10% डिबेंचर हो गया, तो इसका मतलब ये होता है कि इस डिबेंचर पे आपको 10% इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो डिबेंचर के पहले लग के उसका नाम बच जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको 8% डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ, तो इस डिबेंचर्स का नाम बन गया 8% डिबेंचर्स, और पे आपको कितना किया जाएगा? 8% ही पे किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते इशू की, सीधी सीधी बात रखेंगे, कोई घुमा फिरा के इधर उधर फालतू की बातें नहीं। इशू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके इशू जो हो सकते हैं वो 3 तरीके से हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, ठीक है। यहां पर शेयर में क्या था? डिस्काउंट पे नहीं होता इशू, और यहां पर डिस्काउंट पे हो रहा है, तो ये थोड़ा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मैंने ऊपर भी आपको जब डिफरेंस बिटवीन पढ़ा रहा था उस समय पढ़ाया था। तो जरा एक बार कलर चेंज करके एक बार देखते हैं एंट्री क्या क्या होगी इसकी। तो कोई, मैंने बताया था ना, कोई चीज़ नहीं है, ऊपर वाली चीज़ ध्यान में रखो, एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट,
ठीक है, यहाँ पर आपको नरेशन लिखना है। फिर आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट, ये हमारी हो गई पहली एंट्री। और इसके बाद वाली जो भी एंट्री है, अगर आपको इसके बाद वाली एंट्री करने का बोलता है अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, तो आपको शेयर वाली एंट्री याद रखनी है और उसके बाद चेंज करते जाना है। तो वो एंट्री यहाँ पे लिखने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। एट प्रीमियम, प्रीमियम के केस में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। फिर आता है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू परसेंट डिबेंचर, और जैसा कि हम शेयर में करते थे SPR अकाउंट, ठीक है। बस हो गया। टेंशन मतलब आई नो कि जब तक हम कोई क्वेश्चन नहीं देखते हैं, करते नहीं है, एग्जाम्पल नहीं देखते, चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगी चीज़ें। डिस्काउंट पे करेंगे तब क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़, आप इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकते हो, तो एक बार डिस्काउंट पे मैं कंबाइन करके दिखा देता हूँ। कंबाइन कैसे करना है, यहाँ पर देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट है और नीचे डेबिट है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। इसके नीचे क्या आता, टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, जो कि नहीं आएगा, जो कि कट चुका है। तो और दूसरी वाली एंट्री से भी ये कट चुका है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर बाकी की एंट्री करेंगे। टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये कंबाइन एंट्री है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से एक बार पूछ लेना कमेंट में। तो ये हमारी बेसिक वाली एंट्रीज थी जो आपको काम आएंगी आगे चल के। इसमें कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा, बाकी सब कुछ कॉन्सेप्ट यही है। चलो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएंगे और चीजें। तो हमारे सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड इशूड 1008% डिबेंचर्स, ठीक है। एक कितने का है, 10 रुपए का है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए जा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 4 रुपए जा रहे हैं, और फर्स्ट कॉल पे एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए जा रहे हैं, ठीक है। कंपनी गॉट एप्लीकेशन फॉर 950। कंपनी गॉट ऑल अमाउंट्स इन ड्यू टाइम। इसमें एंट्री पास करनी है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपने पढ़ी होगी शेयर में, ध्यान होगा तो आपको, कि जब अंडर सब्सक्राइब्ड होता है, अंडर सब्सक्राइब का मतलब जितना हम इशू करें उससे कम आता है एप्लीकेशन, तो अंडर सब्सक्राइब का केस होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। तो जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो एक्चुअली में हमारे हाथ में जितने एप्लीकेशंस आएंगे उसको ध्यान में रख के हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, ठीक है। उसको ध्यान में रख के हम एंट्री करते हैं। और एक और चीज़ कि 90% आना चाहिए ऐसा, तो ये देखो 90% नहीं है, 95% हो गया, मतलब 90% से तो ज़्यादा ही है। तो अब हमें एंट्री करनी है इसकी, तो एंट्री करते हैं। आओ, एप्लीकेशन पे मिले हैं कितने, 3 रुपये, अलॉटमेंट पे मिले हैं 4 रुपये, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिले हैं 3 रुपये। ये टोटल मिला के 10 रुपये का एक डिवेंचर हो गया। तो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं एंट्री को। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे साथ क्वेश्चन को करते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आई डोंट केयर, क्योंकि अगर मतलब जगह की थोड़ी किल्लत हुई तो आई विल इरेज एवरीथिंग, क्योंकि ये पेज जो है वो नेक्स्ट पे नहीं जाएगा, तो सारी चीज़ें इरेज हो जाएंगी। मैं ऐसे ईगो में नहीं बोल रहा कि मैं डिलीट कर दूंगा, देख लेना। मैं बता रहा हूँ आपको कि इरेज हो जाएंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो कर लो। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि अंडर सब्सक्रिप्शन की केस में एक्चुअली में हमारे पास जितने डिबेंचर्स आए होंगे उसको ध्यान में रख के करना है। तो 950 × 3, ठीक है। ये हमारे पास एप्लीकेशन की एंट्री है सबसे पहली। तो 950 × 3 कितना हो गया, 0, 15, 1 कैरी, 2850, 2850, ठीक है। ये आपके बुक में होगा, ये जो भी क्वेश्चन है ये आपके सारे बुक में मिल जाएगा। दूसरा है हमारे पास इसी की ड्यू वाली एंट्री। एप्लीकेशन के केस में क्या होता है, पहले एंट्री होती है पेमेंट की, फिर ड्यू की एंट्री होती है। तो इसी की हम ड्यू वाली एंट्री कर देंगे, ठीक है। डिबेंचर्स अकाउंट टू कितना है, 8%, 8% डिबेंचर्स अकाउंट कितना हो गया, 2850। सेम चीज अब हम आगे की तरफ करते रहेंगे। डिबेंचर
अलॉटमेंट अकाउंट, सबसे पहले इसका मतलब इसकी ड्यू की एंट्री करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 950 इंटू 4, 3800, ठीक है। फिर इसी की बैंक की एंट्री कर देंगे। फिर फर्स्ट कॉल के पास क्या होगा, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, फिर उसकी बैंक की एंट्री कर देंगे। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है इसका, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हो जाता है कंप्लीट। अब चलो दूसरे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा ही चोमू सा था, बच्चों सा था। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी हैज इशूड 1009% डिबेंचर, ठीक है। 10 रुपीज़ ईच, एक 10 रुपये का है, 10 रुपये का है। प्रीमियम है 10% का, यानी 11 का हो गया, 10 फेस वैल्यू, और एक हमारे पास हो गया प्रीमियम, ठीक है। एप्लीकेशन पे 4 रुपये आए हैं, 7 रुपये आए हैं अलॉटमेंट पे, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी 1 रुपये का प्रीमियम है, तो 6 + 1 हो गया, ठीक है। ऑल द डिबेंचर्स आर सब्सक्राइब एंड ड्यूली रिसीव मेक जनरल एंट्री। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसे आप खुद से एक बार ट्राई करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको हेल्प करने के लिए हुई, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ मेरे कहने से एक बार फिर से ट्राई करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताएं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इस वीडियो को फिर खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है यहाँ पर वो काफ़ी छोटा सा है। मतलब जिस तरीके से हमने शेयर में पढ़ा था थोड़ा डिटेल में, और वहाँ पर जो ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन थे वही सबसे मेन थे। मतलब जो हाई वेटेज के क्वेश्चन आते हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन के ही आते हैं शेयर्स चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा ही मतलब बड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यहाँ पे आपको प्रो राटा टेबल बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे, इसीलिए हम अपनी आसानी के लिए प्रो राटा टेबल बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को समझ जाएंगे। तो देखो सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये आपको समझ में आ चुका होगा शेयर चैप्टर में ही, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कितने लोगों ने आपके इशू, मतलब आपने जो इशू किया है डिबेंचर्स को, कितने लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया है, कितने लोगों ने खरीदा है, ठीक है, या कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं 3 तरीके के केस की बात करूँ, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ठीक है, और अंडर सब्सक्राइब्ड और ओवर सब्सक्राइब्ड। ये 3 तरीके के सिचुएशंस होते हैं। फुल्ली सब्सक्राइब में होता है क्या है कि मान लो मैंने 10,000 शेयर्स डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशंस इशू किए, तो 10,000 ही एप्लीकेशंस मेरे पे आ गए, तो ये होता है फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है। अंडर में क्या होता है, 10,000 के लिए किए 9,000 आ गए एप्लीकेशन, तो ये अंडर होता है, मतलब कि उससे कम आए हैं, जितने हमने इशू किए हैं एप्लीकेशन उससे कम आए हैं। ओवर का मतलब होता है 10,000 किया तो 12,000 के लिए एप्लीकेशन आ गए, ठीक है। तो जो मेन होता है, जो कि न्यूमेरिकल में थोड़ा हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, सॉरी देखो अंडर में क्या होगा, मान लो 10,000 दिया है क्वेश्चन में और बोला है 9,000 के लिए ही आया है एप्लीकेशन, तो आपको 10,000 को फिर भूल ही जाना है। जो भी न्यूमेरिकल, जो भी आपको जर्नल एंट्रीज करनी है उसको 9,000 को ध्यान में ही रखकर करनी है। आपको ऐसा समझना है क्वेश्चन में 9,000 ही दिया हुआ है, लेकिन ओवर में थोड़ा अलग है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से करते हैं। वैसे अगर आप शेयर चैप्टर देख चुके हो तो ज़्यादा आपको टाइम और दिक्कत नहीं आने वाली, टाइम भी नहीं लगेगा आपको समझने में। हमारे पास एक क्वेश्चन है, विजय लक्ष्मी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 12% शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 120 ईच। कहने का मतलब ये है कि हमने, मतलब जो विजय लक्ष्मी कंपनी है उसने 10,000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाए हैं 120 रुपये का, यानी 100 रुपये तो उसकी फेस वैल्यू है, प्लस 20 रुपये प्रीमियम पे, यानी प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। ये बात हमको समझ में आ गई। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन द एप्लीकेशन, सारा अमाउंट जो एप्लीकेशन पे ही देना है, ये बता दिए क्वेश्चन ने हमें। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशंस, ये क्या है, अच्छा ये लगता है आगे वाली लाइन यहाँ पे टाइप हो गई है, ठीक है, तो इसे इग्नोर करो। अब आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000 एंड 2,000 वर रिजेक्टेड। एप्लीकेशंस कितने आई हैं, 12,000, कितने हमने इशू किए थे, 10,000। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया, ठीक है। और ये जो 2,000 है ये रिजेक्ट कर दिया है कंपनी ने, ठीक है, यानी इनमें से 2,000 रिजेक्ट कर दिया, तो बचे कितने, 10,000। अब इन 10,000 को हम शेयर्स डिबेंचर्स अलॉट कर देंगे,
ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या करनी है, किस तरीके से करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये याद रखो, सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही आना है। तो 120 रुपये एप्लीकेशन पे पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो शेयर कितने हैं हमारे पास, मतलब सॉरी यार, डिबेंचर्स कितने हैं, 10,000 और 120 रुपये एक का प्राइस है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 12 लाख रुपए, ठीक है। यानी हमारे पास 12 लाख रुपए हमारे पास आने चाहिए एप्लीकेशन में। अब 12,000 के लिए वो आए हैं, 12,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, तो ये हो जाएगा 14,40,000, ठीक है, 14,40,000। तो एक्चुअली में हमने इतने रुपए ले लिए हैं, ठीक है, एक्चुअली में हमने इतने रुपए ले लिए हैं, बट लेना हमें कितना था, 12 लाख रुपए। जो हम वहाँ पे प्रो राटा पे टेबल बनाते थे ना कि टू बी रिसीव्ड और रिसीव्ड, एक्चुअली में कितना रिसीव हुआ है और कितना रिसीव्ड होना चाहिए था। तो ये है जो हमें अभी हमारे हाथ में है, लेकिन ये है जो हमारे हाथ में होना चाहिए था, एक्चुअल में जितना अमाउंट हमारे हाथ में होना चाहिए था, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 14,40,000 में से 12 लाख जब हम माइनस करेंगे तो 2,40,000 आएगा। यानी 2,40,000 रुपये हमें वापस करने हैं, ठीक है। 2,40,000 रुपये हमें वापस करने हैं और 12 लाख रुपए हमें रखने हैं अपने पास। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जैसे हमारी नॉर्मली होती है। तो कितनी आनी चाहिए थी, मतलब कितनी हमारे पास आई है, वो आई है 14,40,000, ठीक है। कितने आई है, 14,40,000। किसको इंटू करने के बाद हमने किया है 12,000 को किससे, 120 से, ठीक है, समझ में आया। अब इसकी जो दूसरी वाली एंट्री, वो एंट्री मेन है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, टू SPR अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कैसे फिलअप करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको अभी तक कंफ्यूजन थी तो अब क्लियर हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर आपको तो टोटल लिखना है, जो कि हमारा है 14,40,000, ठीक है। यहाँ पर आपने टोटल लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब परसेंट डिबेंचर को कितने हमें शेयर्स, एक्चुअली में हमें कितने शेयर्स को अलॉट करना है, कितने शेयर्स को हमें अलॉटमेंट देनी है, वो देनी है 10,000 को। 2,000 तो रिजेक्ट करना है, ठीक है। और फेस वैल्यू कितनी है शेयर डिबेंचर्स की, वो है 100 रुपये फेस वैल्यू, नॉट प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम को हटा के कितनी है, 100 रुपये है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10 लाख रुपए, कितनी है, 10 लाख रुपए मैंने यहाँ लिख दिया। SPR, अब SPR में SPR कितना है, 10 है, मतलब प्रीमियम कितना है, 10 है, और हमारे डिबेंचर्स कितने हैं, 10,000 है। तो इन दोनों को मिला के क्या हो गया, 2 लाख, ठीक है। कितना हो गया, 2 लाख। और बैंक हमें वापस कितना करना है पैसे, 2,40,000, जो आप यहाँ पे निकाल चुके हो, ठीक है, जो आप यहाँ पे निकाल चुके हो। अगर कुछ समझ नहीं आया एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सबको इरेज कर देता हूँ, कुछ भी कन्फ्यूज़न हुई हो, क्योंकि पहली बार में हो सकता है कन्फ्यूज़न हो गई हो। देखो फिर से ध्यान से समझना, 10,000 शेयर्स, 10,000 सॉरी यार, 10,000 जब भी मैं शेयर्स बोलूँ गलती से तो आप समझ जाना डिबेंचर्स की बात हो रही है। 10,000 डिबेंचर्स हैं यहाँ पे, 120 में क्या है, 100 रुपये फेस वैल्यू है और 20 रुपये प्रीमियम है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हुआ क्या, कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवाए थे, लेकिन 12,000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। तो यानी जो 2,000 एप्लीकेंट्स हैं उनसे हमने फालतू में ही पैसा ले रखा है, तो उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। तो 12,000 इंटू 120 का इंटू क्यों किया, क्योंकि एक शेयर हमारा, एक डिबेंचर हमारे पास 120 रुपए का है, ठीक है। तो ये होता है 14,40,000, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अब हमें एक्चुअल में कितना लेना चाहिए था, एक्चुअल में हम कितने लोगों को डिबेंचर्स दे पाएंगे, वो हम दे पाएंगे 10,000 लोगों को, और एक की वैल्यू 120, तो ये हमारे पास हो गया 12 लाख रुपए, ठीक है, 12 लाख रुपए हो गया।
तो ये वो अमाउंट है जो अभी हमारे हाथ में है, अभी हमारे हाथ में है, ठीक है। और ये वो अमाउंट है जितना होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था। यानी इन लोगों से, जिन लोगों से हमने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है, उनको पैसा वापस करने के बाद हमारे पास कितने रुपए मिलने चाहिए? 12 लाख रुपए। ये चीज समझ में आई? तो एंट्री करके एक बार देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट अभी हमने की थी, फिर भी मैं आपको बता दूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ टोटल लिख देंगे 12,000 इंटू 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14,40,000, 14,40,000, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी एंट्री ध्यान से देखना, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू, ये डेबिट हो जाएगा, टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट, टू SPR अकाउंट, एंड लास्ट में होगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। समझ में आया? अब इसमें अमाउंट कैसे फिलअप करना है? यहां तो लिखना है आपको टोटल, यहां पर आपको फेस वैल्यू से प्राइस को इनटू करके लिखना है। फेस वैल्यू से प्राइस को, मतलब फेस वैल्यू जितनी है शेयर्स की, उसको इनटू करके लिखना है। तो हमारी शेयर्स कितने थे? 10,000, और फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख रुपए, ठीक है। प्रीमियम शेयर्स डिवेंचर्स कितने हैं? 10,000, और प्रीमियम कितने हैं? 20। तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। बैंक अकाउंट में देखते हैं कितने रुपए हमें वापस करने पड़ेंगे। तो देखो, मैंने अभी क्या बताया था, इतने हमारे हाथ में है और इतने होने चाहिए थे। तो 14,40,000 में से 12 लाख को माइनस कर दो, कितने बचते हैं? 2,40,000 बचते हैं। तो 2,40,000 रुपये हमें वापस करने हैं, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। 2,40,000। अब इन तीनों को जोड़ के देख लो कि ये मतलब टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है एंट्री। तो टैली हमारे पास हो रहा है, 14,40,000 ही आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कन्फ्यूज़न है कुछ भी, अगर आपको डाउट होता है, तो एक बार आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स विद द टर्म ऑफ रिडेम्पशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपने डिबेंचर्स को इशू करते समय, ठीक है, आगे का जब वो रिडीम होने वाला होगा तो उसके इम्पैक्ट को भी हम इस जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे हम इशू कर रहे हैं अपने डिबेंचर्स को, बड़े आसान भाषा में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, ठीक है, और ये डिबेंचर्स एक पीरियड के बाद रिडीम कर लिए जाएंगे। तो वो किस तरीके से रिडीम होंगे, इशू किस तरीके से होंगे, उसकी एंट्री तो होगी, लेकिन यहाँ पर रिडीम किस तरीके से होंगे उसका इम्पैक्ट भी अगर हो रहा होगा तो हम वहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये चीज़ समझ में आई आपको? जैसे इशू, और ये हो गया हमारे पास रिडीम, ठीक है। इशू और रिडीम, तो ये हमारा एट पार हो जाता है, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक है। इन तीन तरीकों से हमारे पास इशू हो सकता है डिबेंचर्स, ठीक है। और रिडीम किस तरीके से हो सकते हैं? सिर्फ एट पार पे और एट प्रीमियम पे। ये चीज़ याद रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना। ऐसा मत समझना डिबेंचर्स का नाम आते ही आप कह दो कि हाँ रिडीम भी डिस्काउंट पे हो सकते हैं, नहीं। सिर्फ इशू हो सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। रिडीम पार या प्रीमियम पे ही होगा। ये चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको आगे की एंट्रीज बताऊं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप आगे की एंट्रीज में कोई कंफ्यूजन, कोई जो गलती है वो नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती होती है यहाँ पर, ठीक है। मेरे से भी होती थी, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मान लो फ्यूचर में अगर रिडीम, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद रिडीम जो है वो प्रीमियम पे हो रहा हो, ध्यान से सुनना, नोट बना कर लिख सकते हो, नोट बनाकर लिख सकते हो कि फ्यूचर में अगर रिडीम
प्रीमियम पर हो रहा है, प्रीमियम पर हो रहा है, ठीक है। तो आज की जो एंट्री है उसमें मतलब एंट्री किस तरीके से करेंगे, तो उसमें देखो क्या ऐड करना है आपको, ध्यान से देखना। लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन डेबिट, अकाउंट डेबिट, ठीक है। और नीचे क्रेडिट साइड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये क्रेडिट हो जाएगा। ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए कि कुछ भी हो, इशू किसी तरीके से भी हो, इशू चाहे प्रीमियम पे हो, इशू चाहे पार पे हो, इशू चाहे डिस्काउंट पे हो, लेकिन अगर फ्यूचर में रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो हमें ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। अभी दिखाऊंगा मैं, अभी आपको एंट्री करवाऊंगा। अभी इसको सब मिटा के एंट्री करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो चलो धीरे डायरेक्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो पॉज कर। सबसे पहले एट पार, ठीक है। अगर मान लो कि रिडेम्पशन हमारा पार पे हुआ हो और इशू हमारा पार पे हुआ हो, तब क्या करेंगे। यहाँ पे मैं बीच में लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पे रिडेम्पशन एट पार, ठीक है, और इशू, अगर हमारा इशू पार पे हुआ हो और रिडेम्पशन पार पे हुआ तो क्या करेंगे, तो कोई चेंज नहीं आने वाला। जैसे हमारी नॉर्मल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट कर देना है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लगा देना है, ठीक है, बस। और दूसरी एंट्री कर देनी है। याद रखना, जब पार पे इशू हो और पार पे ही रिडीम हो जाए तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है और पार पे रिडीम हो रहा है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है और पार पे रिडीम हो रहा है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला। मतलब देखो, इसमें चेंजेस जो होंगे वो पहले से ही जितने होते हैं उतने ही होंगे। जैसे बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, और नेक्स्ट वाली जो एंट्री होगी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, टू SPR अकाउंट, जो पहले नॉर्मली होती है अगर हमारा SPR मतलब रिडेम्पशन पार पे हो रहा होगा तो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। याद रखना, फिर से बता रहा हूँ कि जब रिडेम्पशन पार पे हो रहा हो तो यहाँ पर हमारे इशू की एंट्री में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी डिस्काउंट का भी बताना है, पूरा ही इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको बता दूं कि ये है हमारे पार पे, ये हमारा पार पे जब इशू हुआ है और रिडीम भी पार पे हुआ है तो कोई चेंज नहीं आएगा, और सेम हमारा प्रीमियम के साथ भी कोई चेंज नहीं आने वाला, और सेम हमारा होगा डिस्काउंट के साथ भी, ठीक है। डिस्काउंट के साथ भी सेम ही चीज होने वाली है, डिस्काउंट के साथ भी सेम ही चीज होने वाली है। तो हम एंट्री कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर आ जाता है नीचे वाली एंट्री एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट हमारा तो डेबिट ही होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर अकाउंट। ये हमारा है तब है जब इशू डिस्काउंट पे हो और पार पे रिडीम हो। तो देखा हमने कि जब पार पे रिडीम हो रहा है ना तो एंट्री में कोई चेंजेस ही नहीं है। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि जब पार पे रिडीम होगा तो एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सारी एंट्रीज नॉर्मल होंगी। अब बात करते हैं सिलसिला दूसरा, कि जब रिडेम्पशन होगा हमारा एट प्रीमियम पे, ठीक है, रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, और इशू पहले किस पे होगा, पार पे, तब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तब हमारा क्या केस बनता है, तो हमारी जो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, नीचे वाली एंट्री में चेंजेस होंगे। कौन से चेंजेस होंगे, मैंने आपको क्या बताया था, क्या दो चीजें ऐड हो जाएंगी, एक होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर
अकाउंट डेबिट टू, पहली बार तो परसेंट डिबेंचर अकाउंट और नीचे इसके ऐड हो जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया। ये दो चीज ऐड हो जाएंगी जब हमारा प्रीमियम पे रिडीम हो रहा हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पार पे हमने इशू किया है और रिडीम किस पे करने वाले हैं, फ्यूचर में प्रीमियम पे। तो हमारी ये दोनों एंट्री हो गई, ये दोनों एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं। समझ में आया। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा जो केस है हमारा कि प्रीमियम का, कि रिडीम भी प्रीमियम पे और इशू भी प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे, इशू भी प्रीमियम पे। तब क्या होने वाला है, तो देखो ये जो एंट्री है ना, पहली एंट्री, ये सब में सेम है। तो ये मैं दोबारा बार बार नहीं करूंगा, ये चीज़ आपने कॉपी में भी लिख लेना कि सब में सेम होने वाली है। तो दूसरी मतलब जो मेन एंट्री है वो करके दिखाता हूँ मैं आपको कि वो उस एंट्री में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो उस एंट्री में चेंज हो गया बस इतना ही कि डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट टू एसपीआर, जो नॉर्मली हमारा आता है। ठीक है, नॉर्मली एंट्री में भी एसपीआर आता है जब प्रीमियम पे हो रहा हो कोई चीज़। तो ठीक है, यहाँ पर तो इशू भी प्रीमियम पे हो रहा है ना, इसीलिए। और फिर लास्ट में हमारी जो वही लाइन थी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी उस केस में जब इशू भी रिडेम्पशन पे और प्रीमियम भी रिडेम्पशन पे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ सबसे आखिर केस आता है इशू डिस्काउंट पे, इशू एट डिस्काउंट, ठीक है, बट रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। तब क्या होगा, तो दूसरी एंट्री मैं आपको करके दिखा देता हूं क्योंकि पहली एंट्री तो सेम है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये मैं बोल दे रहा हूं बट आपको पूरी चीजें लिखनी है, पूरा लिख कर आना है। यहाँ पे मैं स्पेस की वजह से यहाँ पर आधा लिख रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ। ठीक है, टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी एंट्री। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि रिडेम्पशन, आपका जो डर है ये वाला, अगर आपने पहले पढ़ा होगा और आपको दिक्कत हो रही होगी इस वाले टॉपिक में, तो ये बात याद रखो, रिडेम्पशन जब पार पे हो रहा है तो हमें एंट्री में किसी तरीके की कोई चीज नहीं मिल रही है चेंज होते हुए। लेकिन रिडेम्पशन जब प्रीमियम पे हो रहा है तो हमें सिर्फ एक तरीके की चीज मिल रही चेंज होते हुए, दो लाइन्स ऐड हो जा रहे हैं, दो लाइन्स ऐड हो जा रहे हैं। बाकी सारी चीजें आपको नॉर्मली करते जाना है। ठीक है, अगर मान लो ये चीज, अगर मैं देखो अभी कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, अगर मान लो मैं इन दोनों लाइन को छुपा दूं, इन दोनों लाइन को छुपा दूं, तो आप ये देखोगे कि ये एंट्री तो नॉर्मली होती है, ये एंट्री तो नॉर्मली प्रीमियम के साथ होती है ना। तो कहने का मतलब ये है चेंजेस किस में आ रहे हैं, बस दो लाइनों में आ रहे हैं। तो उन दो लाइनों को आपका ध्यान रखना है और किस तरीके से मतलब यहाँ पे अमाउंट भरेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ऐसे ही बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने लिख ली होगी। देखो मान लेते हैं कल को 5 रुपये रिडीम्स, 5 रुपये ज़्यादा लेकर 5 रुपये प्रीमियम पे रिडेम्पशन होने वाला है 5 साल बाद। यानी 100 रुपये में इशू हुआ पार पे एट पार, और 105 पे ये रिडीम होने वाला है, यानी 5 रुपये प्रीमियम है हमारा। समझ में आ गया। तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे होगा 100। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई हमें, क्या होगा 100 और 100। फिर ठीक है, तो यहाँ पे हमने 100 और 100 लिख दिया। अब दूसरी एंट्री में जो चेंजेस होगा एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, ये भी क्रेडिट। अब एक काम करो, आप ये जो लॉस है या जो भी एक्स्ट्रा लाइन ऐड हुए उसे भूल जाओ। आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे लिखो 100, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे 100 लिख दिया, और नीचे जब आप नीचे इसकी एंट्री करोगे और आपको यहाँ पे 100 लिख देना है सिर्फ, ठीक है। आप बाकी सबको भूल जाओ, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100। अब यहाँ पर देखो 5 रुपये प्रीमियम है, ठीक है, 5 रुपये प्रीमियम है, तो आपको 5 रुपये यहाँ ऐड करने हैं, 5 रुपये यहाँ ऐड करने, बात खत्म, ठीक है। जितना प्रीमियम लग रहा होगा उतना ही आपको इन दोनों लाइंस में ऐड करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने एक ही शेयर की बात की, अगर 1000 शेयर होते तो ये हो जाता है ऐसा कुछ, 3 जीरो जुड़ जाते, इस तरीके से मैं इनटू करके लिख देता है यहाँ पे। समझ में आया? अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपके सारी चीजें आराम से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन ये है कि 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को साक्षी लिमिटेड है, उसने 1000 डिबेंचर्स इशू की है, ठीक है। एक डिबेंचर्स की प्राइस है 100 रुपये, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट है कितने रुपए का, 6 रुपए का, यानी प्राइस कितने का हो गया, इशू प्राइस 94 का। ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, ठीक है। और इशू किस पे किया गया है, डिस्काउंट पे किया गया है। रिडीम किया गया है प्रीमियम पे, यानी इशू एट डिस्काउंट जो सबसे लास्ट पड़ा था, इशू एट डिस्काउंट, और रिडीम किया गया है प्रीमियम पे जो कि 5% का है। 5% किसका, 100 रुपये का, तो 105 पे, यानी रिडम्पशन प्राइस कितनी हो गई, 105, ठीक है, और इशू प्राइस कितनी हो गई, 94। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी एंट्री पे ध्यान देते हैं। 3 साल बाद इसे रिडीम कर लिया गया है। तो बैंक अकाउंट, पहली एंट्री तो नॉर्मल आपको कर देनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 1000 शेयर है, 1000 इंटू 94, इशू प्राइस कितना है, 94 है, तो 94,000। जो दूसरी एंट्री होगी वो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट मिला हुआ है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे रिडीम है तो वो दोनों लाइनों को कैसे भूल सकते हैं हम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फिर नीचे परसेंट डिबेंचर अकाउंट, उसके नीचे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमें यहाँ पे अमाउंट फिलअप करना है। अमाउंट फिलअप करने के लिए मैंने क्या क्या बताया था आपको, सबसे पहले याद रखना कभी भी परसेंट डिबेंचर वाली जो लाइन होगी वहाँ पर आपको फेस वैल्यू की ही इंटू करनी पड़ेगी, फेस वैल्यू का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने शेयर्स हैं डिबेंचर्स, 1000, और फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। डिस्काउंट लेकर हमारा 94 प्राइस आया है, लेकिन बिना डिस्काउंट के कितना था, 100 ही था। अगर यहाँ प्रीमियम होता तो प्रीमियम मिलाकर हमारा जो भी प्राइस बनता वो बनता, लेकिन फेस वैल्यू ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 100 रुपये, तो उसी का इंटू करके हम यहाँ लिख देते 1 लाख, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई, 1 लाख हो गई। अब मैंने आपको कुछ बताया था कि जितना हमारे पास प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा होगा ना, सिर्फ उतना ही लेंगे। तो 5 है और शेयर्स कितने हैं, 1000 है, तो हम इसे 5 से इंटू करके ये लिख देंगे यहाँ पे 5000 और यहाँ पे 5000, ठीक है। आप बस ये देखना कि क्रेडिट और डेबिट वाले मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम आगे चलेंगे। डिस्काउंट कितने का मिला है, 6 रुपये का मिला है, और शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 1000, तो इंटू 6, तो हमारे पास 6000 का डिस्काउंट मिल गया। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है, ऊपर कितना है, 94,000। तो अब आप देखो ये दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर ये मैच हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता दूं आपके आइडिया के लिए कि ये दोनों मैच हो रहे हैं, भले ही आपको जोड़ के देख लो। तो इस तरीके से कुछ आपको अमाउंट फिलअप करने होते हैं और एंट्रीज करनी होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कटी लिमिटेड इशू करती है 8000 डिबेंचर्स। एक है 100 रुपये का, डिस्काउंट हुआ है यहाँ पर 10 रुपये का।
मतलब 10% का, यानी 90 रुपये का शेयर्स हो गया हमारे पास। इशू प्राइस कितना हो गया? 90 रुपये। फुल अमाउंट एप्लीकेशन पे आएगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर इतना, ये वो प्रो राटा बेसिस, ठीक है। these assuming these debentures are redeemed after 5 year at 10% प्रीमियम, यानी 110 पे ये रिडीम हो रहा है और इश्यू कितने पे हो रहा है? 90 पे हो रहा है। तो ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केस है। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कैसे है भाई? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 9000 डिबेंचर्स एंड 8000 डिबेंचर्स ही बस हमने इशू किए थे, लेकिन ये 9000 के लिए आ गया, तो ये हुआ ना ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। तो आज बड़े प्यार से पहले अलॉट ओवर सब्सक्रिप्शन वालों को साइड करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके साइड कर देते हैं। 8000 एप्लीकेशन हमने इशू किए थे, ठीक है। कितने रुपए के लिए? 90 रुपये के लिए, ठीक है। 90 रुपये के लिए 8000 हमने इशू किए थे, तो कितना हो गया? इंटू 90, 7,20,000, ठीक है। 7,20,000 रुपये। लेकिन हमारे पास आए कितने हैं? 9,000। आने कितने चाहिए थे? 7,20,000, लेकिन आए कितने हैं? 9,000 का, तो इंटू 90, 8,10,000, ठीक है। 8,10,000 समझ में आया? तो यहाँ पर लिखा है कि प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट की गई है, यानी पैसे वापस नहीं किए गए। एप्लीकेशन पे ज़्यादा पैसे जो मिल गए थे उसे अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट कर लेंगे, तो इसे प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो 7,20,000 रुपये हमने मतलब 8,10,000 रुपये ले लिए हैं, लेकिन लेने कितने चाहिए थे? 7,20,000 रुपये। तो 90,000 रुपये हम अलॉटमेंट पे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो अलॉटमेंट वाला केस हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि वो हमें समझ में आ चुका है। उसकी एंट्री अब हम करने वाले हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 9,000 इंटू 90 कितना होता है? 8,10,000, और यहाँ पे भी 8,10,000। सेकेंड वाली सबसे हैवी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। भाई प्रीमियम पे इशू किया गया है 10 रुपये, यहाँ पर रिडीम किया गया है 10 रुपये पे, तो लॉस ऑन, वही 2 लाइन याद रखो, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अब देखो हम क्या करते थे प्रो राटा वाले क्वेश्चंस में, कि या तो अगर हमें पैसे वापस देने पड़ते थे तो हम बैंक को क्रेडिट कर देते थे टू बैंक अकाउंट, और जितने रुपए हमें वापस देने हैं वो उस पर लिख देते थे, ठीक है। जो हमने किया था अभी ऊपर, 2,40,000 रुपये वापस देने थे जब हमें। लेकिन इसमें हमें अलॉटमेंट जब होगा, अलॉटमेंट वाला इंस्टॉलमेंट, उसमें एडजस्ट करने हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना एडजस्ट करना है? 90,000 रुपये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 90,000 रुपये लिख दूंगा। सबसे पहले वही करना है आपको, 90,000 रुपये लिख देना है। ऊपर कितना है? 8,10,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं 8,10,000 रुपये लिख दूंगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम कितना है? 10। प्रीमियम कितना है? 10। और शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 8,000। एक्चुअली में तो 8,000 ही शेयर्स है ना, तो 10 इंटू 8,000 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 80,000 रुपये। जितना ऊपर उतना ही उसके छोटे भाई नीचे वाली लाइन में 80,000, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि ऊपर नीचे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बाकी हम देख लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था परसेंट डिबेंचर वाली लाइन में फेज वैल्यू से इंटू करते हैं। परसेंट डिबेंचर वाली लाइन में क्या करते हैं? फेज वैल्यू से इंटू करते हैं। तो 8,000 इंटू 100, यहाँ पे हो गया 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, ठीक है। ये 8 लाख रुपए लिखा हुआ है। डिस्काउंट कितने का मिला हुआ है? देखो डिस्काउंट कितने का मिला है, डिस्काउंट वाला तो अभी खाली है। डिस्काउंट कितने का मिला है? 10 रुपए का। और शेयर्स कितने? 8,000, मतलब डिबेंचर्स कितने? 8,000। तो ये हो जाएगा 80,000। तो 80,000 यहाँ लिख देंगे। अब एक बार इसे टैली करने की कोशिश करो।
मैं कलर चेंज करके आपको टैली करके दिखा देता हूँ, वरना आप क्या पता कंफ्यूज हो जाओ। 8,10,000 प्लस 80,000 कितना हो गया? 8,90,000 हुआ, और ये प्लस 80,000 कितना हुआ? ये हुआ 9,70,000। ये है 8 लाख, ये है 80,000। 8,80,000 हुआ प्लस 90,000, 9,70,000। तो दोनों डेबिट क्रेडिट हमारा साइड टैली हो चुका है। इस हिसाब से हमारी एंट्री पूरी सही है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि मान लो कंपनी अगर किसी चीज़ को परचेज करती है, कोई एसेट्स परचेज करती है, या कोई भी सामान अगर मैं परचेज करने जाता हूँ एज अ कंपनी, तो मैं क्या करूँगा, उस कंपनी को उस जिससे भी मैंने परचेज किया होगा, यानी वेंडर जो होगा, याद रखना जिससे हम खरीद रहे हैं सामान उसे हम वेंडर कहेंगे इस केस में। ठीक है, यहाँ पर जब भी आप वेंडर देखो तो इसका मतलब वो बंदा जो सामान बेच रहा है हमें, मतलब हम जिससे खरीद रहे हैं, उसको मैं क्या करूँगा, आधा पेमेंट तो मान लो मैंने बैंक से दे दिया, ठीक है, या मैंने कैश दे दिया। आधा पेमेंट तो या मैं कैश दे दूंगा या तो बैंक दे दूंगा, और आधे पेमेंट के बदले मैं इसे अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दूंगा। ठीक है, आधे पैसे के बदले मैं इसे अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दूंगा। सेम शेयर्स की तरह है, जैसे शेयर्स चैप्टर में क्या होता था, मैं शेयर्स दे देता था, इसमें क्या होगा, मैं उसे डिबेंचर्स दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो चीज़ें होंगी। पहला ये, या तो हम कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, मशीनरी प्लांट हो गया, ठीक है, इक्विपमेंट हो गए, इस तरीके के कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, और दूसरा हो गया या तो हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं। ठीक है, चलो दोनों स्टार्ट करते हैं। एक एंट्री इधर एसेट्स की करते हैं और इधर करते हैं हम बिजनेस की एंट्री। ठीक है, तो पहले जो एंट्री हो जाएगी वो एसेट्स अकाउंट, डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होगी, देखो दूसरी एंट्री होगी हमारे पास कि पहली बात तो अगर आपने पार्सली पेमेंट कर दिया है तो, यानी अगर आपने आधा पैसा दे दिया है कैश में बैंक में, तो हम दूसरी एंट्री करेंगे। मान लो आपने आधा पैसा दिया ही नहीं, आपने पूरे पैसे के बदले डिबेंचर्स इशू कर दिए। जैसे 10,000 रुपये की मशीन है और आपने 10,000 रुपये के ही शेयर्स डिबेंचर्स उसे प्रोवाइड कर दिए हैं, तो दूसरी वाली एंट्री नहीं होती है। और अगर 5,000 रुपये आपने कैश में बैंक चेक में दे दिया है तो दूसरी वाली एंट्री होती है। ठीक है, वेंडर अकाउंट, वेंडर वो बंदा, वो कंपनी जिससे आप खरीद रहे हो, याद रखना, टू कैश, बैंक या बिल्स पेबल। ठीक है, अकाउंट डेबिट मतलब क्रेडिट, सॉरी। और फिर तीसरी एंट्री जो आती है वो आती है वेंडर अकाउंट, डेबिट टू परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार मैं उसे जो डिबेंचर्स होंगे वो डिस्काउंट पे भी दे सकता हूँ। ठीक है, और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैं उसे प्रीमियम पे भी दे सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर मैं उसे डिस्काउंट पे देता हूँ, ठीक है, दोनों चीज़ों को समझना, अगर मैं उसे डिस्काउंट पे देता हूँ तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, कुछ नहीं, बस डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी होगी तब जब हम उसे डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू करेंगे। और वहीं अगर मैं उसे प्रीमियम पे दे रहा हूँ तो उस समय पे क्या होगा, टू SPR अकाउंट, टू SPR अकाउंट क्रेडिट, उस समय डिस्काउंट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? दोनों एंट्री को अलग अलग समझना है यार, दोनों को मिक्स मत कर देना। अगर मैं डिस्काउंट पे दे रहा हूँ तो सिर्फ ये 3 एंट्री होगी, ये 3 जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहीं तक होगा बस। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रीमियम पे दे रहा हूँ तो सिर्फ ये हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? तो ये होगी एंट्री जब हम कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, एसेट्स परचेज कर रहे हैं। दूसरी एंट्री होगी जब हम कोई बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो वो कैसे होगी, वो कुछ इस प्रकार होगी कि मान लो, अच्छा, एक बिजनेस के अंदर जब भी आप कोई बिजनेस खरीदने जाओगे तो उस बिजनेस में एसेट्स भी होंगे। ठीक है, उस बिजनेस में कई सारे एसेट्स होंगे, जैसे उस बिजनेस की जो लैंड होगी, उस बिजनेस की जो मशीनरीज होगी, उस बिजनेस ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, वो सारे एसेट्स होंगे बिजनेस के, तो वो सब आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब आप बिजनेस खरीदोगे तो बिजनेस ने कई जगहों से उधार ले रखा होगा। ठीक है, कई सारे ऐसे मशीन्स होंगे जो क्रेडिट पे परचेज कर रखा होगा, तो ये लाइबिलिटीज है, वो भी आपके नाम आएंगी। तो एसेट्स अकाउंट, डेबिट
टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ये हमारा पहला स्टेप, ठीक है। यानी जितने भी एसेट्स आपको क्वेश्चन में दिए होंगे उसके अकाउंट को आपको डेबिट करना है। जैसे आप लोग मशीन और प्लांट दिया है तो आप यहाँ पे लिखोगे मशीन अकाउंट डेबिट और प्लांट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और मान लो क्रेडिटर्स दिया है और आपको दिया है क्रेडिटर्स के सिवा ऐसा समझ लो कि मशीन ऑन क्रेडिट या कुछ भी दिया है ऐसा कुछ, तो आपको डेबिट करना है, मतलब क्रेडिट करना है टू लिख के, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, इस तरीके से। समझ में आया। फिर आएगा यहाँ पे टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। समझ में आया। वेंडर अकाउंट का मतलब क्या है कि देखो एसेट्स जितने का है वो हमने रिकॉर्ड कर दिया है और उस बिजनेस में लाइबिलिटीज जितनी है वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब इन सब को छोड़ के आपको कितने रुपए देने हैं, आपको एक्चुअल में कितने रुपए देने हैं उस कंपनी के मालिक को, उस बिजनेस के ओनर को, वो हम लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट के अंदर, ठीक है, जिसे हम परचेज कंसिडरेशन भी कहते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन जहाँ भी लिखा हो उसका मतलब वो वही अमाउंट लिखा है जो आपको वेंडर अकाउंट के मतलब आगे लिखना है। समझ में आया। एक और चीज़, अब मान लेते हैं कि जो डेबिट वाला पार्ट है, यानी जो यहाँ नंबर आएगा वो बड़ा है, मतलब वो ज़्यादा है, इन दोनों के प्लस करने के बाद भी वो बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जितना बड़ा होगा वो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व नाम से आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट नाम से आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, यहाँ पे मान लो आया 2500 और यहाँ पे आया 2500, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 10,000, तो ये तो बड़ा है। तो अब 2500 कितने हुए 5,000 और ये कितना है 10,000, तो ऊपर वाला कितना बड़ा है 5,000 बड़ा है, तो हम दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 5,000 लगा देंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो इसी का उल्टा मान लो कि अगर मान लो नीचे वाले बड़े होते ऊपर वाला छोटा होता, तो उस समय पे हम क्या करते, हम लिख देते गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, वो गुडविल बन जाता। समझ में आया, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। एक और चीज, एक फॉर्मूला याद रखना छोटा सा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अब मैंने यहाँ पे बता दिया, इस केस में बता दिया कि हाँ भाई मैं डिबेंचर्स उसे इशू कर रहा हूँ, मैं उसे 10,000 के डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं डिबेंचर्स इशू कर कितने रहा हूँ ये पता चला नहीं पता चला। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए कि कितने आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस, मतलब कितने रुपए में आप इशू कर रहे हो। इशूइंग प्राइस क्या होता है, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम जोड़ के कितने रुपए बन रहे हैं, ठीक है, और अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को हटा के कितने रुपए बन रहे हैं। एक्चुअली में जितने अमाउंट में हम इशू कर देते हैं उसे इशूइंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू नहीं होती, फेस वैल्यू तो अलग हो गई, फेस वैल्यू तो ओरिजिनल प्राइस हो गई। अगर फेस वैल्यू में हम प्रीमियम ऐड करके जो पैसे बनते हैं लास्ट में उसे हम इशूइंग प्राइस कहते हैं। फेस वैल्यू में से डिस्काउंट करके जब पैसे हटाकर जो पैसे बचते हैं उसे हम इशूइंग प्राइस कह देंगे, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमारी कुछ एंट्रीज थी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपको ऐसे ही करा दे रहा हूँ बिना क्वेश्चन के, क्योंकि शायद सीट में है नहीं। अब सिंपली एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे मशीनरी है, यहाँ पर हमने मान लो 8 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है एक्स लिमिटेड से, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता। 8 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है एक्स लिमिटेड से, ठीक है, अच्छी बात है। और हमने इसे 4 लाख रुपए चेक से दे दिए, 4 लाख रुपए चेक से दे दिए, और जो बाकी बचे पैसे थे यानी 4 लाख रुपए के हमने इसे डिबेंचर्स इशू कर दिए, एट द रेट 100 रुपए ईच। एक जो डिबेंचर है वो 100 रुपए का है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, सीरियसली आपको बस स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन दे देगा, लेकिन जो मेन चीज होगी ना वो यही होगी। तो यहाँ पे होगी एंट्री इसकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, वेंडर हमारा एक्स है, एक्स लिमिटेड है इसलिए, ठीक है, मशीनरी अकाउंट। तो ये हो जाएगा 8 लाख। कितने रुपए एक्चुअली में मशीनरी की जो कॉस्ट है या जो भी एसेट्स आप खरीदेंगे उसकी जो कॉस्ट है वो पहले वाली एंट्री में आएगी। दूसरी वाली एंट्री, अगर यहाँ पे पार्सली पेमेंट की गई है, अगर थोड़ा सा भी पैसा पे किया गया है तो दूसरी वाली एंट्री में आएगा, मैंने आपको अभी बताया। तो उसमें होगा एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक से कितने रुपए दिए गए हैं, 4 लाख रुपए दिए गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी हमारी इशू की एंट्री, मतलब डिवेंचर्स इशू करने की एंट्री। तो वो होगी हमारी एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट, परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट, जो कि यहाँ पे क्या होगी। और यहाँ पे डिस्काउंट और प्रीमियम है नहीं, और डिस्काउंट और प्रीमियम होता भी तो क्या करेंगे मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे देखो कैसे एंट्री आपको फिल करनी है। आपको बस यहाँ पे लगाना है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, ठीक है। मतलब 4 लाख रुपए के आपने क्या किए हैं, डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। तो 4 लाख रुपए हमने कैश दिए और 4 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए, बात खत्म, मशीनरी हुई हमारी, और बाकी आप इंटरेस्ट लेते रहना। तो ये था हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट। आगे भी जब हम आगे वाली वीडियोस लाएंगे, मतलब एग्जाम टाइम पे, और जब एग्जाम टाइम नज़दीक आ जाएगा तो उसमें क्वेश्चंस करते रहेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या आपको ग्रुप में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलो आगे वाले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स बड़ा छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं, मतलब एंट्री देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। हमेशा ही फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे 100 रुपये का शेयर है, इस पर प्रीमियम लगाया 20 रुपये तो ये 120 हो गया, इस पर डिस्काउंट किया 20 रुपये तो ये 80 हो गया। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ये हमारे पास प्रीमियम प्राइस है, और ये हमारी फेस वैल्यू है, कितनी ओरिजिनल वैल्यू वो, ठीक है। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब अभी बताता हूँ। इट इज अ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी। देखो होता क्या है कि कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, अगेंस्ट चार्ज इन सबको भूल जाओ, अगेंस्ट और प्रॉफिट को देखते रहो। मतलब ये प्रॉफिट के अगेंस्ट है, मतलब कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तब भी आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और नहीं हो रहा है तब भी आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। इसीलिए ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है कंपनी का, और कंपनी को देना ही पड़ेगा, अगर कोई अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, ठीक है। इसकी जरा सी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। अच्छा, जर्नल एंट्री में इसकी एक नई चीज़ ऐड होगी, वो होगी टीडीएस पेबल। होता क्या है कि एक कंपनी कई सारे डिवेंचर्स को इंटरेस्ट पे करती है, बिल्कुल कई सारे डिवेंचर्स को इंटरेस्ट पे करती है, और काफ़ी ज़्यादा पैसों की लेन देन होती है। तो सरकार जो होती है वो क्या कि अब इतने सारे डिवेंचर्स होल्डर है, सबके पास जाएगी क्या टीडीएस काटने के लिए? नहीं जाएगी। तो पहले से ही बोला जाता है कि सर जी आप क्या करो, कंपनी से ही टीडीएस काट के दो, हमें जो भी इंटरेस्ट है वो कंपनी से ही काट के दो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे नई ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे होगी ड्यू की एंट्री, क्या होगी, यहाँ पे भी 2 एंट्री होगी, ड्यू की और पेमेंट की, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट, ठीक है, टू टीडीएस पेबल अकाउंट। देखो अब इसमें अमाउंट फिलअप का क्या चक्कर है? अमाउंट फिलअप का यही चक्कर है, मान लो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपके पास 100 रुपये दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 100 रुपये है, या ऐसा ही करके आपको पता चल गया 100 रुपये, तो बोलेगा टीडीएस जो है इसका 10% है। पहले तो बात तो ये बोल देगा टीडीएस जो है इसका 10% है। तो डिवेंचर होल्ड इसका 10% कितना हुआ? 10 हुआ। टीडीएस कितना कटेगा? 10। तो उसके झोले में कितना जाएगा डिवेंचर होल्डर के? 90। तो डिवेंचर होल्डर के जितने झोले में जाएगा वो डाल दो 90, और यहाँ डाल दो 10, और यहाँ टोटल लिख दो 10, बात खत्म। 100 लिख दो, बात खत्म। पेमेंट की एंट्री कैसे होगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, बात खत्म। यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे 90, उसका उल्टा, ठीक है। फिर आगे की ओर बस ये एक ड्यू की एंट्री और एक पेमेंट की एंट्री। एक और एंट्री होती है, वो होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की एंट्री, जिसमें हम इसको ट्रांसफर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की तरफ, ठीक है। वो हमारी तीसरी एंट्री होती है। एक सेकंड में इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। लेकिन जो मेन यहाँ पे न्यूमेरिकल वाली एंट्रीज है, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो हमारी 2 ही एंट्री है, जहाँ पे आपको अमाउंट भरने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी तो आपको कुछ नहीं करना है, बाकी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, जितना डिवेंचर को पैसा दिया बस वही लिख दो यहाँ पे, बात खत्म हो गया। यहाँ पे पहले में क्या किया, ड्यू की एंट्री थी, टीडीएस पेबल हमने क्या सीख लिया है कैसे कैसे यहाँ पे फिलअप होगी। ठीक है, और दूसरी वाली तो बिल्कुल क्रेडिट वाली चीज को डेबिट करके बैंक लिख दो, बस बात खत्म। और तीसरी वाली तो रटी रटाई एंट्री होती है, बस आपको अमाउंट का ध्यान रखना होता है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत होती है, आप अगर चाहते हो कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के ऊपर क्वेश्चन मैं लाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैंने मतलब ऐड नहीं किया है सीट में। तो चलो नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिर ये वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक हमारा, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सीधी सीधी राइटिंग ऑफ इन सब को छोड़ो और मेरी बात सुनो, इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। अगर आप डिस्काउंट देते हो डिवेंचर्स पे, ठीक है, देखो डिस्काउंट देना भी हमारे लिए घाटा ही होता है ना, होता है कि नहीं होता है। मान लो अगर आप 100 रुपये जहाँ कमा रहे थे वहाँ पे आप अब 90 रुपये कमाओगे, तो जो 10 रुपये हैं वो तो आप गए, वो तो गए। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, आगे जाके जब आप रिडम्पशन करोगे, प्रीमियम पे रिडम्पशन करोगे, ठीक है, मतलब आज आपने 100 रुपये में इशू किया है, आगे चल के आप 105 में रिडीम कर रहे हो, मतलब सॉरी हाँ रिडीम कर रहे हो, मतलब वापस दे रहे हो, तो क्या होगा, 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये पैसा कौन देगा, और ये जो 10 रुपये यहाँ पे गवाए हैं ये पैसा कौन देगा। सीधी आप समझ रहे हो कि रिटर्न ऑफ का मतलब हो गया कि हमें ये पैसा कहाँ से लेना है, जो डिस्काउंट दिया वो पैसा कहाँ से लेना है, और आगे चल के अगर हम प्रीमियम दे रहे हैं अपने डिवेंचर होल्डर को रिडेम्पशन के टाइम पे, तो वो पैसा आएगा कहाँ से। तो इसी को कहते हैं हम राइटिंग ऑफ। ठीक है, इट इज अ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी। कैपिटल लॉस क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है मतलब ये बार बार नहीं होता है, ये कभी कभार होता है। जैसे मान लो एक दुकानदार की दुकान गिर गई तो उसके लिए कैपिटल लॉस होता है, रेवेन्यू लॉस नहीं होता कि रोज रोज यही हो रहा है। ठीक है, रोज रोज होता है क्या ये। इट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर, ऐसा कहना है कंपनी अकाउंट्स का, जो मतलब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहना है कि ये जो है ये सेम ईयर में ही रिटर्न ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, जो भी है सेम ईयर में ही खत्म कर दो। फर्स्ट, पहले ध्यान से सुनना, फर्स्ट राइट ऑफ फ्रॉम द बैलेंस अवेलेबल इन एसपीआर। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके एसपीआर अकाउंट में कितने रुपए हैं, आपके एसपीआर अकाउंट में कितने रुपए हैं, पहले आपको ये देखना है। अगर आपके एसपीआर अकाउंट में इतने रुपए हैं कि आपके डिस्काउंट जो दिया है वो, और आपका मतलब या दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, डिस्काउंट जो दिया है वो या लॉस जो आपको हुआ है वो भरपाई हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। अमाउंट इज इनसफिशियंट और नॉट अवेलेबल, मान लो अमाउंट नहीं है, ठीक है, या कम है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को पकड़ेंगे, फिर उससे रिटर्न ऑफ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी एंट्री बड़ी इजी होती है, समझना ध्यान से। एसपीआर अकाउंट डेबिट, ठीक है, पहली बात आपको कहाँ पे ध्यान देना है, एसपीआर अकाउंट में, कि भाई पैसे हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है भाई, यहाँ पे और लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये नहीं कि क्वेश्चन में वहां पे डिस्काउंट बोला होगा रिटर्न ऑफ करने को तो आप ये पूरे लाइन लिख के चले आओ। दोनों में से एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, और लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। मान लो जैसे आपने डिस्काउंट दिया है 1000 रुपये का, मान लो, ठीक है, तो क्वेश्चन में 1000 रुपये आएगा, तो आपको क्या करना है, एसपीआर में देखना है 1000 रुपये अगर है तो एसपीआर अकाउंट डेबिट 1000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1000, बात खत्म हो गई यहीं पे। ठीक है, यहीं पे बात सारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपको एक अकाउंट बनाने को भी बोल दिया जाएगा कि भाई अकाउंट बनाओ। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट बनाओ। तो वो कैसे बनेगा, बड़ा इजी है, बहुत इजी है। अकाउंट बनाने को जब आपसे बोलता है तो ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट और ये हो जाएगा डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, हो गया। यहाँ पे अमाउंट पर्टिकुलर, ये सब चीज़ें है तो आपको पता है, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत है नहीं वैसे। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2% डिवेंचर
मतलब जितना भी यहाँ पे डिवेंचर होगा परसेंट, 8%, 2% जो भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको अब देखो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जितना आपने डिस्काउंट दे रखा है। जैसे 1000 रुपये मैंने बताया था, तो यहाँ पे मान लो 1000 रुपये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बाई SPR, जिससे आप भरपाई कर रहे हो, जिससे आप रिटर्न ऑफ कर रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ P&L, बस हो गया। और ये दोनों टैली हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। मान लो 500 इससे निकाला, 500 इससे निकाला, ये हो गया 1000, और डिस्काउंट कितने का दिया था, 1000 रुपये का दिया था। ये हमारा अकाउंट हो गया। सिंपल, कुछ करना था इनमें, कोई स्टेप नहीं करना था आपको। परसेंट डिबेंचर यहाँ लिखना है, जिससे आप पैसे निकाल रहे हो उसको यहाँ लिखना है, और दोनों को टैली कर देना है। दूसरा वाला बनाते हैं जो कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होगा, वो थोड़ा सा अलग है, बस उसमें कोई स्टेप ज़्यादा नहीं है, बस एक चीज़ अलग है उसमें। वो क्या ज़्यादा है मैं आपको बता दूँ, फॉर्मेलिटी के लिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा वो सब। इशू ऑफ डिबेंचर, क्रेडिट, डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ लिखनी है, इस साइड डेबिट साइड जो चीज़ लिखनी है वो याद रखना, क्या लिखना है वहाँ पर आपको लिखना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। क्यों ऐसा लिखेंगे हम, प्रीमियम और रिडम्पशन कहाँ से आ गया भाई, तो याद करो भाई कि प्रीमियम मतलब रिडम्पशन पे प्रीमियम देने के ही चक्कर में तो यहाँ पे लॉस हुआ है। आपको फ्यूचर में रिडम्पशन के टाइम पे डिबेंचर होल्डर को प्रीमियम देना पड़ रहा था, पड़ेगा, तो इसी वजह से तो लॉस हो रहा है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे ये ऐड करेंगे। तो कितने का लॉस हो रहा है उसको ऐड करो, और आप उस लॉस को भरपाई किससे करने वाले हो यहाँ ऐड करो, ठीक है। SPR में नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, तो यहाँ ऐड करो और दोनों को टैली कर दो, बात खत्म, हो गया आपका दोनों अकाउंट तैयार हो गया बनके। तो पूरी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अब जितने कॉन्सेप्ट मेरे से हो पाए मैंने कोशिश किया आपको समझाने की, आपको मतलब सिखाने की, जो भी हो पाए मेरे से मैंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की। अब आप बताओ कि आपको कैसा लगा है, समझ में आया नहीं आया। ऑनेस्ट फीडबैक आप अपना कमेंट में दे सकते हो, और अगर आया है और क्वेश्चंस चाहते हो तो वो भी मुझे आप बता सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।